नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्राइट एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आपके हॉर्टिकल्चर की। और हॉर्टिकल्चर में क्योंकि ये आपके फ्रूट यानी कि पोमोलॉजी और प्लांटेशन क्रॉप्स की हम बात करने वाले हैं, इसमें हमारी दूसरी क्लास रहने वाली है। ठीक है, एक और हमारे हॉर्टिकल्चर चल रही है जिसमें हम मुख्य रूप से जो वेजिटेबल्स है उनकी बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम जो है फ्रूट्स की और जो प्लांटेशन क्रॉप्स है उनकी बात करते हैं। तो देखो, स्टार्ट करते हैं और सारी चीजें समझने की कोशिश हम करते हैं। इससे पहले हमारी एक क्लास हुई थी। ठीक है, उस एक क्लास में हमने हॉर्टिकल्चर में जो पोमोलॉजी का इंपॉर्टेंस है, ठीक है, जो आपके फ्रूट्स है उनका क्या इंपॉर्टेंस है, प्लांटेशन क्रॉप्स का क्या इंपॉर्टेंस है, स्कोप क्या है, आगे फ्यूचर में हम क्या क्या जो है यहाँ संभावनाएं देखते हैं कि यहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है किसी भी चीज को लेकर। ठीक है, वो सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। ठीक है, इस कोर्स को हम क्यों पढ़ रहे हैं और हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये बात मैंने डिस्कस की थी। उसमें मैंने एक बात ये भी बताई थी आपको कि जो आपके ये 4 साल की डिग्री है, इसमें प्रत्येक सेमेस्टर इतना पोटेंशियल रखता है कि आपकी पूरी जिंदगी उस एक सेमेस्टर के सिर्फ एक सेमेस्टर को ध्यान से पढ़ लेने की वजह से पूरी जिंदगी में आप कमा कर खा सकते हो, या मान लो उसकी वजह से आप कोई व्यवसाय कर सकते हो, इतना पोटेंशियल रखता है। ठीक है, तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है। प्रत्येक सेमेस्टर को एक उसी हिसाब से पढ़नी है कि इसमें कोई अपॉर्चुनिटी मुझे नजर आ जाए, उस हिसाब से देखना है। ठीक है, तो उनकी हम चर्चा कर रहे थे। अब देखो, इसी से आगे बढ़ते हैं। और क्योंकि हम यहाँ पर क्या करेंगे, सभी प्रकार के जो हमारे फ्रूट्स है, ठीक है, जो फल वृक्ष है उनकी हम चर्चा करते हैं। किसकी करते हैं? फल वृक्षों की चर्चा करते हैं। और उसमें हमारा पहली जो क्रॉप है जिस पर हम चर्चा करेंगे वो रहने वाला है मैंगो। ठीक है, क्या रहने वाला है दोस्तों? मैंगो, या जिसको हम कहते हैं आम। साधारण जो है फसल है, भारत में जो है बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होती है। ठीक है, हम ये कहते हैं कि भारत में 2 फल ऐसे हैं जिनमें एक तो बनाना और एक आपके जो है मैंगो, ये दोनों काफी ज्यादा मात्रा में क्या होते हैं? प्रोड्यूस होते हैं, काफी ज्यादा यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, दोनों ही ट्रॉपिकल क्लाइमेट के हैं, इसलिए यहाँ पर अच्छे से उगाए जाते हैं, अच्छे से होते हैं। प्रत्येक जो फसल है, क्योंकि ये स्टार्टिंग की चीजें हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, प्रत्येक फसल में हम डिस्कस क्या क्या करेंगे। ठीक है, तो उस पे मैं चर्चा कर लेता हूं। एक तो हम सबसे पहले बॉटनिकल नेम की बात करते हैं। किसी भी फसल का बॉटनिकल नेम लिखना है, उसकी फैमिली लिखनी है, ये बेसिक चीजें हैं। ठीक है, और उसका ओरिजिन लिखना है। ये 3 चीजें तो है जो तो लिखनी ही है। उत्पत्ति हो गई, उसकी फैमिली हो गई, उसका वानस्पतिक नाम हो गया, तीनों लिख दिया। उसके बाद में क्या करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं उसकी जनरल बातें, जैसे इसको और किस नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ पर हम आम के लिए ये कहते हैं कि आम फलों का राजा है। ठीक है, आम क्या है? फलों का राजा है। तो उस प्रकार से आम जो है राजा भी है, हमारा राष्ट्रीय जो है फल भी है, ये भी हम कहते हैं। तो ये जो दूसरे नाम है या उससे संबंधित कोई और इंपॉर्टेंट चीज है, ये सारी हम यहाँ स्टार्टिंग में ही लिख देते हैं। उसके बाद में आ जाता है कि आम का जो है डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ हम इनको उगाते हैं। ठीक है, आम का डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। फिर आम की प्लांटेशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं दोस्तों? आम को प्लांटेशन करते कैसे हैं, उसको उगाते कैसे हैं। ठीक है, प्लांटेशन में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि हम ये कहते हैं कि न्यूट्रेंट मैनेजमेंट। ठीक है, कौन कौन से न्यूट्रेंट दिए जाते हैं, उनका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। इसके अलावा हम ये कहते हैं स्पेसिंग, कितना स्पेस रखा जाता है। जैसे फसलों में बात करते हैं वैसे ही स्पेसिंग की बात कर ली, न्यूट्रिएंट्स की बात कर ली, इरिगेशन की बात करते हैं कि इरिगेशन की किस प्रकार से फैसिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, ये होने के बाद में हम ये कहते हैं प्लांटेशन में ये चीजें तो है, इसके साथ में कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि अलग अलग किस्में। ठीक है, आम में बहुत सारी किस्में होती है, उन सब की हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम ये कहते हैं कि किस्मों के बाद में हम बात करते हैं। यहाँ पर देखो, ये जो न्यूट्रिएंट है ना, इसमें हम फर्टिलाइजर्स की भी बात करते हैं। ठीक है, किसकी बात करते हैं? जो उर्वरक है उनकी भी बात करते हैं, और जो जैविक खाद्य है, ठीक है, जो जैविक खाद है उसकी भी बात करते हैं। सारी हम यहाँ पर ही चर्चा कर लेते हैं। किस्मों के बाद में हम बात करते हैं, क्योंकि फलों में एक इंपॉर्टेंट प्रक्रिया की जाती है ट्रेनिंग और प्रूनिंग। ट्रेनिंग कर दी हमने और
प्रूनिंग कर दी, इनकी हम बात करेंगे ये होती क्या है और दोनों किस प्रकार से की जाती है, ये चर्चाएं हम प्रत्येक फल वर्ग से जब पढ़ेंगे वहां पर करेंगे। इसके अलावा हम क्या करते हैं, तो इसके अलावा आ जाती है फिर हार्वेस्टिंग कैसे करते हैं, ठीक है, हार्वेस्टिंग का क्या तरीका है, और फिर हम कहते हैं कि इसमें डिजीज कौन कौन सी होती है, ठीक है, और इसमें आपके इंसेक्ट कौन कौन से हैं, यानी कि प्लांट प्रोटेक्शन की हम बात करते हैं। तो इस प्रकार के ये कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं जिन पर चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, और ये जब सारे पॉइंट हम फिनिश कर लेते हैं उसके बाद में हमारी क्रॉप क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो हम कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है सबसे पहले तो, ठीक है, कि जितने भी फल वृक्ष हो, चाहे हम आम की बात करें, अनार की बात करें, सेब की बात करें, इसके अलावा बहुत सारे जो हमारे मरुस्थलीय पौधे हैं, चाहे बेर हो, चाहे आपका खजूर हो, उनकी बात करें, ठीक है, इन सब में आपको कॉमनली यही पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहले ये तीनों चीजें जो कि कॉमन है, उसके बाद में उसका डिस्ट्रीब्यूशन, कहाँ कहाँ उगाया जा रहा है, कितना उगाया जा रहा है, देश का क्या स्थान है, विश्व में क्या स्थान है, ठीक है, भारत में सबसे ज्यादा एरिया कहाँ है, भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ है, ये सारी चर्चाएं इसमें हो जाएगी। इसके बाद में प्लांटेशन में हम ये कहते हैं न्यूट्रिएंट क्या आवश्यक होते हैं, स्पेस कितना आवश्यक होता है, और इरिगेशन आवश्यक होती है या नहीं होती है, कैसे करते हैं, सारी बातें इसमें कर लेते हैं। उसके बाद में आ जाती है वेराइटीज, वेराइटीज की हम बात करते हैं कि किसमें कौन कौन सी है, हाइब्रिड कौन कौन सी है, पुरानी किस्में कौन सी है, किस किस्म की क्या विशेषता है, ये सारी बातें करते हैं। उसके बाद में ट्रेनिंग, ट्रेनिंग और प्रूनिंग ये दोनों ही फल वृक्षों में काफी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। जब भी हम कोई फल वृक्ष लगाते हैं तो उसमें ट्रेनिंग का मतलब ये होता है उसको आकार देना, ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, उसको आकार देना, और प्रूनिंग का मतलब होता है उसमें उत्पादन की क्वालिटी बढ़ाना, क्या बढ़ाना, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही बढ़ाना, जो बेकार चीजें हैं उनको रिमूव करना, ठीक है, ये सारे आपके प्रूनिंग में आते हैं। इसके बाद में हार्वेस्टिंग कैसे करते हैं, उसके बाद में डिजीज कौन कौन सी होती है और इंसेक्ट कौन कौन से होते हैं, ये सारी चर्चाएं हम करते हैं। उसके बाद में आपका रोग कंप्लीट हो जाता है। यहां पर हम बात करें तो इसको हम मेंजीफेरा इंडिका कहते हैं, आम को क्या कहते हैं, मेंजीफेरा इंडिका कहते हैं, ये इसका बॉटनिकल नेम हो गया। फैमिली हम ये कहते हैं कि एनाकार्ड, जो एनाकार्डियेसी आपकी फैमिली है वो किसकी होती है, आम की फैमिली होती है, दूसरी बात। तीसरी बात, ओरिजिन के लिए हम ये कहते हैं कि आम फलों का राजा है, इतना जो है मधुर फल है, कितना मीठा लगता है, इसको हम बाथरूम फल भी कहते हैं, क्योंकि इसको जो है हम ऐसे नहीं खा सकते कि काट काट के खा लिया, इसको खाएंगे तो हाथ जो है हमारे पूरे खराब हो जाएंगे, इसलिए धो के आना पड़ेगा, तो इसको एज ए बाथरूम फ्रूट के रूप में भी जाना जाता है, तो ये भी ध्यान रखना। भारत का हम कह रहे हैं कि देश का राष्ट्रीय फल के रूप में जाना जाता है, इसलिए जाना जाता है क्योंकि ये इसकी उत्पत्ति इसी एरिया में हुई थी, ठीक है। हम ये कहते हैं इंडो बर्मा एरिया, बर्मा यानी आजकल का जो म्यांमार वाला जो एरिया है, बांग्लादेश वाला जो एरिया है, ये मिलाकर और भारत वाला जो एरिया है इसी रीजन में हुआ है, क्योंकि ट्रॉपिकल क्लाइमेट यहाँ पर ही है, ठीक है, जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है वो यहाँ पर ही है, और आज भी आम का उत्पादन इसी रीजन में ज्यादा होता है, ठीक है, तो वो चीज देखने को मिलती है। इसलिए हम क्या मान के चलते हैं कि इंडो बर्मा क्षेत्र जो है वो इसका उत्पत्ति स्थान है, या हम ये कह सकते हैं कि भारत इसका उत्पत्ति स्थान है, ठीक है, क्योंकि पुराने टाइम पे तो भारत ही था चारों ओर, चाहे म्यांमार की बात कर लो, चाहे पाकिस्तान अफगानिस्तान तक की बात कर लो, वहां तक भारत ही था, तो इस एरिया में हुआ है, इसका मतलब भारत में इसकी उत्पत्ति हुई है। इसके बाद में हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की। देखो जो आपका एरिया है उसके आधार पर आम सबसे ज्यादा कहां पर उगाया, जो एरिया के हिसाब से आम उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा उगाया जाता है, लेकिन प्रोडक्शन के हिसाब से आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है, ठीक है, ये दोनों बातें ध्यान रखना। विश्व का एक्सपोर्ट में हम ये कहते हैं कि 90% जो एक्सपोर्ट होता है वो भारत से ही होता है आमों का, ठीक है, आम का एक्सपोर्ट काफी इंपोर्टेंट होता है, ठीक है। इसके अलावा हम ये कहते हैं कि भारत लगभग विश्व का 40% आम उत्पादित करता है, अकेला देश है जो कितना कर रहा है, 40% आम का उत्पादन कर रहा है, ठीक है। तो ये चीजें देखने को मिलती है, हम कंजप्शन में खुद भी खूब यूज लेते हैं, भारत में खूब आम खाए जाते हैं, और दुनिया भर के लोगों को भी खूब आम खिलाए जाते हैं भारत के द्वारा। और आम का जो पौधा है वो बहुत ही भारतीय कल्चर में बहुत ही अच्छा और शुभ माना जाता है,
ठीक है। इसको हम जो है कई प्रकार की सांस्कृतिक विधियों में, या हम कहते हैं कि जो हमारे त्योहार होते हैं उनमें भी हम इसके पत्तों का या इसके फूल होते हैं या जो इसके फल होते हैं उनका यूज करते हैं भगवान के चढ़ाने के तौर पे या किसी भी वे में करते हो, लेकिन एक पवित्र वृक्ष के रूप में हम इसको मानते हैं। ठीक है। लंबा चलता है, लगभग हम ये कहते हैं कि एक जो देसी आम होता है उसको हम लगाते हैं तो 4 साल से तो वो 4 या 5 साल से तो वो फल देना प्रारंभ करता है, तब तक ग्रोथ करता है। उसके बाद में वो लगभग 100 साल तक आम दे सकता है, इतनी कैपेसिटी उसकी होती है। ठीक है। तो ये जो है पौधा लंबा होता है और लंबा जीवन जीता है, इस प्रकार का पौधा देखने को मिलेगा। ये बेसिक बातें हैं। इसके अलावा हम ये कहते हैं कि न्यूट्रिएंट में सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। ठीक है। स्पेस की बात करें तो 10 into 10 मान के चलते हैं कि जो एक गड्ढा होगा उससे दूसरे गड्ढे की जो दूरी है, एक पौधे से दूसरे दूरी की जो पौधे की दूरी है वो हम 10 into 10 मान के चलते हैं। हालांकि जो हाई डेंसिटी प्लांट होते हैं, क्योंकि आजकल क्या हो गई है, हाइब्रिड वेराइटीज आ गई है, हाइब्रिड वेराइटीज को कम एरिया में लगाकर भी ज्यादा प्रोडक्शन ले सकते हैं। तो जो आपके चाहे रत्ना हो चाहे अल्फांजो हो, इनमें क्या करते हैं हम थोड़ा सा डेंसिटी ज्यादा रखते हैं जिसकी वजह से स्पेसिंग कम कर देते हैं। ठीक है। वो हम कंडीशन के हिसाब से पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको 10 into 10 ध्यान रखना है। इरिगेशन तो जैसे कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट का है तो वैसे तो बारिश खूब मिलती रहती है, लेकिन गर्मियों के टाइम पर हम जो है दे सकते हैं इसमें इरिगेशन। बाकी छोटे पौधे को इरिगेशन की आवश्यकता होती है, बड़ा होने के बाद में तो ज्यादा जरूरत नहीं होती है। किस्में बहुत सारी किस्में हैं। ठीक है। इतनी किस्में हैं, लगभग 100-150 से ज्यादा किस्में आपको देखने को मिलेगी, लेकिन उसमें से हम इंपॉर्टेंट किस्में ही पढ़ेंगे। जो 10-20 किस्में हैं उनकी हम बात करेंगे। किस्मों में हाइब्रिड किस्मों की हम बात करेंगे। ठीक है, कि हाइब्रिडाइजेशन किस किस के बीच हुआ, कौन सी किस्म बनी। ठीक है। सीडलेस कौन सी है, रोगों के प्रतिरोधी कौन सी है, स्वीट कौन सी है, मीठी कौन सी है, ये सारी बातें हम करने वाले हैं। इसके बाद में आ जाता है ट्रेनिंग प्रूनिंग कब करते हैं, ये चर्चा ये करेंगे। हार्वेस्टिंग ये करेंगे। डिजीज में कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज है। ठीक है। जैसे कि माल फॉर्मेशन हो गया। ठीक है। इसके अलावा हम कहते हैं कि आपके जो है और बहुत सारी अलग अलग डिजीज होती है जो इसमें देखने को मिलती है। इसके बाद में आ जाता है इंसेक्ट डिजीज में। एक स्पॉन्जी टिश्यू नाम की डिजीज भी देखने को मिलती है जो अल्फांजो वेराइटीज में ज्यादा होती है, उसकी भी चर्चा करेंगे। इंसेक्ट में मिलीबग हो गया। इसके अलावा कुछ जो है फ्रूट विविल होते हैं जो कि फ्रूट को डैमेज कर देते हैं। इसके अलावा और भी इंसेक्ट होते हैं, उन सब की हम चर्चा कर लेंगे। आई बात समझ में? इसके साथ में ही आपका आम कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रकार से हम प्रत्येक जो फल वृक्ष है, प्रत्येक जो फ्रूट है, उनकी सबकी चर्चा करेंगे और इन्हीं टॉपिक्स के आधार पर सबको देखेंगे। ठीक है। तो जो है आपको यहां से सारा कंटेंट अवेलेबल हो जाएगा, कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। यहां से हम बात करते हैं मेंजिफेरा इंडिका, क्योंकि हम 11th क्लास से पढ़ते हुए आते हैं, सबका पता होगा। एनाकार्डियेसी बिल्कुल सबको पता होगा फैमिली। ओरिजिन की बात करें तो इंडो वर्मा रीजन मैंने कह दिया था, इंडिया भी बोल सकते हैं या वर्मा वाला एरिया या इसके आसपास जो सराउंडिंग्स है उनकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है। इसके बाद में मेंजिफेरा इंडिका को हम फ्रूट ऑफ किंग कहते हैं, फलों का राजा। इसमें हम ये कहते हैं इंडिया कंट्रीब्यूट 56% ऑफ टोटल ग्लोबल मैंगो प्रोडक्शन। विश्व में जितना प्रोडक्शन हो रहा है उसका 56% यानी कि 56% आम उत्पादन हम कर रहे हैं। और इसमें से भी भारत कुल फल उत्पादन का, भारत में जितने फल उत्पादित हो रहे हैं उनमें से 40% जो फल है वो कौन सा है, 40% जो प्रोडक्शन होता है वो आम का ही होता है। ठीक है। यानी कि केला भी हो गया, इसके अलावा हम संतरा भी उगाते हैं, हम अनार भी उगाते हैं, हम सेब भी उगाते हैं। इन सब को मिलाकर ये सब अलग है और अकेला केला लगभग 40% उत्पादित किया जा रहा है। यानी कि अब आप क्वांटिटी समझ सकते हो कितनी मात्रा होती है केले की। ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखोगे। इसके अलावा 56% विश्व का जो 50% जो केला है वो हम अकेले उत्पादित कर लेते हैं। जिस प्रकार हम ये कहते हैं ना कि विश्व की जो भैंसें हैं उनमें से 56 से 60% भैंसें भारत में ही होती है। ठीक है। यानी कि भारत में ही है वो भैंसें। तो वो बात भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं कि आम भी पूरे विश्व के आम का 56% आम हम अकेले उगाते हैं, हम अकेले प्रोड्यूस करते हैं। तो ये एक अच्छी बात है। इसके बाद में बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज्यादा है, लेकिन उत्पादन आंध्र प्रदेश में ज्यादा होता है, भी उत्तर प्रदेश में थोड़ा कम होता है। कुल उत्पादन 82% योगदान देते हैं। जितना उत्पादित हो रहा है केला उसमें से आंध्र प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और गुजरात, इन एरियाज में हम कितना परसेंट, 82%, यानी कि लगभग
टोटल उत्पादन हम ही कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि ये एरियाज ही कर रहे हैं। और इनमें कॉमन चीज देखो आप, यदि हम उत्तर प्रदेश से स्टार्ट करते हैं, उसके साथ में ही बिहार है, और बिहार के आगे आपको पश्चिम बंगाल देखने को मिलेगा। इधर हम जो है थोड़ा सा राजस्थान को छोड़ देते हैं, राजस्थान का डूंगरपुर का हिस्सा या जो हाड़ौती वाला हिस्सा है उसमें आम होता है, बाकी नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर हम थोड़ा सा गुजरात में आ जाएंगे, और गुजरात के नीचे महाराष्ट्र में आ जाएंगे, ठीक है, और उसके बाद में जो है आंध्र प्रदेश, यहां से टच में ही फिर आंध्र प्रदेश आ जाता है। तो ये जो बीच वाला एरिया है इंडिया का, ना तो पूरा ऊपर और ना पूरा नीचे, इस एरिया में आम सबसे ज्यादा उगाए जाते हैं, ठीक है, ना तो पूरी ठंडा ना पूरा गर्म, उस बीच वाला जो एरिया है उसमें आम उत्पादित किए जाते हैं। और यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलते हैं, आम देखने को मिलते हैं। हाँ, एक चीज पॉइंट में भूल गया था, क्लाइमेट और सोइल की भी हम चर्चा करेंगे हर प्रकार पे। अब देखो यहाँ पर जो है सीधे सीधे ध्यान रखना है, जो आपकी क्लाइमेट है वो वेरी करती है, वैसे तो अलग अलग होती है, लेकिन हम ये कहते हैं कि कम, यहां पर जो है आप ऐड कर लेना, इसमें हम ये कहते हैं ट्रॉपिकल क्लाइमेट। जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है वो आपके क्या होती है, यहाँ पर इसकी आम की मानी जाती है। साथ में हम ये कहते हैं कि पीएच मान 7.5 से कम होना चाहिए, और अच्छे रूप से ड्रेन सॉइल होनी चाहिए, यानी कि उसमें ड्रेनेज की समस्या नहीं होनी चाहिए, पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए, आसानी से पानी निकल जाए, इस प्रकार की सॉइल अच्छी मानी जाती है। किसके लिए, आपके आम के लिए। इसके बाद में हम ये कहते हैं, हाँ ये यहाँ आ गया ना ट्रॉपिकल, देखो यहाँ पर आ गया ट्रॉपिकल, तो ट्रॉपिकल का मतलब होता है कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट का है ये, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। ट्रॉपिकल क्लाइमेट का अर्थ होता है कि लगभग समुद्र का जो लेवल है उससे 1100 मीटर ऊपर, ठीक है, कितना, 1100 मीटर ऊपर, यानी कि समुद्र के पास में आम नहीं होता है, समुद्र के पास में तो नारियल ये दिखते हैं, तभी तो हम कह रहे हैं कि भारत का ये जो नीचे वाला रीजन है इसमें आम नहीं है, क्योंकि इसमें क्लाइमेट अलग है, यहाँ की क्लाइमेट अलग है। आम यहाँ पे हो रहा है, ना तो इस ठंडे वाले एरिया में, ना इस सूखे एरिया में, ठीक है, और ना ही इस जो है आपके तटीय एरिया में, यहाँ पर हो रहा है बीच बीच में आम, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, इसी को हम ट्रॉपिकल कहते हैं, ये चीज ध्यान रख लेना। इसके बाद में कुछ टेम्परेचर दिया हुआ है, इन सब चीजों की चर्चा कर लेना। समय, ज्यादा मात्रा में नमी, पाला और बारिश तीनों ही उत्पादन को प्रभावित करते हैं, ज्यादा बारिश भी नहीं होनी चाहिए, पाला भी नहीं गिरना चाहिए, नमी भी नहीं होनी चाहिए, उत्पादन प्रभावित होता है। प्लांटिंग यानी कि रोपण कैसे करते हैं, तो मानसून की शुरुआत में, बरसात के अंत में किया जा सकता है, ठीक है, बरसात के स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक कभी भी हम प्लांटिंग यानी कभी भी आम लगा सकते हैं, लेकिन बारिश के सीजन में लगाना चाहिए। पौधों के बीच में दूरी किस्म और विधि पर निर्भर करती है, अभी इनकी हम बातें करेंगे। हाई डेंसिटी में हम ये कहते हैं ज्यादा उत्पादन प्राप्त करने के लिए ज्यादा पौधे लगाते हैं, ठीक है। न्यूट्रिएंट और वाटर मैनेजमेंट में हम ये कहते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, माइक्रो न्यूट्रिएंट, ये सभी आवश्यक होते हैं। कितना आवश्यक होते हैं, अभी चर्चाएं इनकी भी हम करेंगे, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स जो है आपके इसमें गड्ढे के हिसाब से होते हैं, क्योंकि जो हम फल वृक्ष लगाते हैं उनमें प्रत्येक एक गड्ढा रखते हैं, ठीक है। अब इस गड्ढे को पहले हम खोदकर इसमें सभी प्रकार का, चाहे वो जैविक खाद हो, ठीक है, जिसमें हम क्या डाल देते हैं, गोबर की खाद ये डाल दिया, इसके अलावा उर्वरक हो, ठीक है, ये सारे हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो गड्ढे के हिसाब से इन सभी को अभी हम पढ़ेंगे कि नाइट्रोजन कितना देते हैं, फास्फोरस कितना देते हैं, पोटास कितना देते हैं, इन सब की हम चर्चा करेंगे। इसके बाद में आगे चलते हैं इंटरक्रॉपिंग, ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि फसल एक ही सीजन में आएगी, ठीक है भाई। जो आम है वो आपका कौन से सीजन में आता है, कि जब हम ये कहते हैं कि आम मुख्य रूप से गर्मियों वाला सीजन आएगा, अभी सर्दियां खत्म होने वाली है, अब गर्मियों में आम आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, तभी तो हम गर्मियों में जूस पीते हैं आम का। तो जो गर्मियों वाला सीजन है उसमें आपको आम नजर आता है, और आम उसी टाइम पे, तो उस टाइम पे तो हम खेत को जो है क्या रखते हैं, फैलो रख लेते हैं, खुला रख लेते हैं, उसमें फसल नहीं उत्पादित करते हैं। लेकिन जो ऑफ सीजन है, जिस टाइम पे आम नहीं लगते हैं, उस टाइम पे हम क्या करते हैं, इंटरक्रॉपिंग करते हैं, यानी कि ये जो पौधे हैं इनके बीच में फसल उत्पादन हम कर लेते हैं। मान लो क्योंकि 10 मीटर की दूरी काफी ज्यादा होती है, यहाँ पर एक पौधा है, यहाँ पर एक पौधा है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर, तो ये 10 मीटर का ये जो बीच वाला एरिया बचा है इसमें हम फसल उत्पादन कर सकते हैं, ठीक है। तो वो आपके इंटरक्रॉपिंग होता है, इसमें हम दलहन डाले सब्जियां लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑक्सीजन प्रोडक्शन भी करते हैं, लेकिन वो इतना काम का नहीं है। जो आपके ये है केमिकल है जिसको हम पेक्लोब्यूट्रोजोल बोल रहे हैं, ये आपके क्या है, ये ऑफ सीजन में उपयोग
किया जाता है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ देना। हाँ, वेराइटीज की बात करना, और वेराइटीज से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि आपका दिमाग खराब हो जाएगा, इतनी वेराइटीज है आम में। ठीक है, यदि हम गिनने बैठे एक तरफ से एक एक वेराइटीज को गिनने बैठे तो हम जो है दिमाग से निकल जाएगा कि आदमी कम है, वेराइटीज ज्यादा है। लेकिन क्योंकि इंपॉर्टेंट हमारे लिए यह है कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है और कौन सी वेराइटीज इंपॉर्टेंट है, तो उन्हीं की हम बात करेंगे। तो इंडिया में लगभग 1000 वेराइटीज, किसी भी फल वृक्ष की इतनी वेराइटीज नहीं मिलेगी आपको, किसी भी फसल की नहीं मिलेगी, चाहे कितनी मिला लो आप। 1000 वेराइटीज बहुत ज्यादा होती है, लोगों के पास 1000 पौधे नहीं होते हैं। देश में 1000 वेराइटीज के आम है, अलग अलग वेराइटीज के। आई बात समझ में? तो ये जो है डाइवर्सिटी को बताता है, इंडिया में कितनी डाइवर्सिटी है, कितनी चीजें अलग अलग मिलती है। ठीक है, जो है आपका आंध्र प्रदेश में अलग वेराइटी मिलेगी, बिहार में अलग मिलेगी, पश्चिम बंगाल में अलग मिलेगी, गुजरात में अलग मिलेगी। ठीक है, ये केसर, ये गुजरात की वेराइटीज है। तो जहां पर हम ये कहते हैं ना कि इंडिया में डाइवर्सिटी है, तो लोगों में ही डाइवर्सिटी नहीं है, पेड़ पौधों में, जानवरों में, इनमें भी डाइवर्सिटी काफी ज्यादा है। जो विभिन्नता है वो देखने को मिलती है। 1000 वेराइटीज में से 20 वेराइटीज वाणिज्य तौर पे उगाई जाती है, यानी कि कॉमर्शियली हम 20 को ही उगाते हैं, बाकी हमारे पास इतनी है। ठीक है, इनमें से इंपॉर्टेंट ये है और इन्हीं को हम उगाते हैं। तो पॉपुलर जो मैंगो वेराइटीज है उनकी हम बात कर लेते हैं, वो कहाँ पे उगाई जाती है इसकी भी हम बात कर लेते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसको हम एक्सपोर्ट करते हैं, क्या करते हैं, दूसरे देश में इसको भेजते हैं, बहुत अच्छा स्वाद लगता है। ठीक है, और इसमें जो है रेशे नहीं होते हैं, यानी कि जो चौसे है ना, जो हम आम खाते हैं वो अलग जो है अंदर चौसे रहते हैं, वो वाला नहीं है सिस्टम, वो नहीं होते हैं। तो ये क्या होते हैं, लोग जो है बाहर के देश के लोग जो है वो ज्यादा इसको पसंद करते हैं, तो एक्सपोर्ट ज्यादा किए जाते हैं। महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक, इन तीनों एरियाज में ये ज्यादा उगाई जाती है। मध्यम आकार का आम होता है, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा आम है, मध्यम आकार का, बिना रेशों वाला और उत्कृष्ट स्वाद, अच्छा स्वाद होने की वजह से यह ज्यादा फेमस है। बंगनपल्ली, बंगनपल्ली की बात करें तो जैसा नाम से ही पता चल रहा है आंध्र प्रदेश का है, बड़ा आम होता है, आकार बड़ा है, बिना रेशे वाला, बिना गुद्दा वाला। ठीक है, और अच्छी भंडारण क्षमता, क्या है, अच्छी भंडारण क्षमता, मीठा गुद्दा है। ठीक है, यहाँ पर मैं जो है बिना गुद्दा बोल दिया था मैंने, मेरा दिमाग जो है पता नहीं कहाँ जा रहा है। बिना गुद्दा वाला कैसे हो सकता है, जब जो है खाने वाली चीज ही नहीं रहेगी तो आम कौन खाएगा, क्या छिलका और गुठली ही आम रहेंगे? एक्चुअल में आम जो है वो गुद्दा ही होता है, उसी को हम खाते हैं, तो वो मीठा होता है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। मेन चीज ये है कि बंगनपल्ली जो है आपके उगाई कहाँ जा रही है, तो ये आंध्र प्रदेश में उगाई जा रही है। दशहरी खूब सुना होगा आपने, उत्तर प्रदेश की मुख्य रूप से वेराइटी है, मधुर स्वाद, बिना रेशे वाली, मध्यम आकार की होती है। लंगड़ा की बात कर लेते हैं, खूब सुना होगा आपने। ठीक है, लंगड़ा, लंगड़ा क्या है, तो ये मिड सीजन में उगाई जाने वाली, मध्यम आकार की और हल्का रेशा, तेज सुगंध वाला। ठीक है, यानी कि इसको जब लंगड़ा को हम पैक करते हैं ना, तो इसकी सुगंध चारों ओर फैल जाती है, जैसे ही डिब्बा खोलोगे चारों ओर आम ही आम की सुगंध आ जाएगी, आम का सीजन आ जाएगा, लोग कहेंगे भाई आम का सीजन आ गया, हमें भी खिला दो भाई। उस प्रकार का आम है ये लंगड़ा। उत्तर भारत में, यानी कि हमारे वाला जो उत्तर प्रदेश वाला रीजन है, थोड़ा सा हम ये कह सकते हैं गुजरात वाला जो रीजन है, बिहार वाला जो रीजन है, उसमें ज्यादा उगाया जाता है। फिर आ जाता है तोतापुरी, ये दक्षिण इंडिया में, यानी कि नीचे जाएंगे दक्षिण में तब उगाया जाएगा, बड़ा आकार, हल्का मिठास होता है। केसरी, केसरी के लिए मैंने कहा था गुजरात का फेमस है, कहाँ का फेमस है, गुजरात का, तो इसका भी ध्यान रखना, गुजरात में केसरी आम उगाया जाता है, वहां का फेमस है। ठीक है, इसके अलावा बंगनपल्ली की बात की थी मैंने, बंगनपल्ली आपका कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, दशहरी उत्तर प्रदेश का है, ये अल्फांजो तो तीनों में ही उगाया जाता है, क्योंकि ये एक्सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, तो एक कॉमन चीज देखो यहाँ पे, क्या देखोगे कि क्योंकि एक्सपोर्ट किया जाता है, तो एक्सपोर्ट वाली जो आपका, ये मान लो ये देश है, देश का ये तटीय इलाका है, अब यहाँ पर गुजरात आ गया, गुजरात के नीचे ही महाराष्ट्र आ गया। ठीक है, तो ये तटीय इलाके हैं, यहाँ से ये आसानी से बाहर भेज दिया जाता है, और बाहर के जो देश है ना, जो यूरोपियन देश है, वो अल्फांजो आम को बहुत पसंद करते हैं। ठीक है, इसलिए इसका एक्सपोर्ट ज्यादा किया जाता है। हमारे जो आम, क्योंकि ये महंगा होता है काफी ज्यादा, तो हम जो है इसको खाने के लिए कम यूज में लेते हैं, इसको बाहर ज्यादा भेजा जाता है, ये ध्यान रखना। इसमें एक बीमारी भी होती है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे, जब डिसऑर्डर्स की बात आएगी तब हम इसकी बात करेंगे। तो सभी को कैसे याद रखोगे, अल्फांजो एक्सपोर्ट किया जाता है, महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक का है, बंगनपल्ली आंध्र प्रदेश का है, दशहरी उत्तर प्रदेश का है।
ठीक है। लंगड़ा, लंगड़ा मुख्य रूप से उत्तर भारत में, यानी कि इसमें हम जो है उत्तर प्रदेश भी बोल सकते हैं, बिहार भी बोल सकते हैं, ठीक है, और थोड़ा बहुत जो है गुजरात का रीजन भी इसमें आ जाएगा, इस एरिया में ज्यादा उगाया जाता है। दक्षिण की बात करें तो तोतापुरी, ठीक है, ये दक्षिण का है। और इसके बाद में बात करते हैं हम केसरी या केसर जिसको हम कहते हैं, ये आपका गुजरात का क्या है, फेमस आम है, गुजरात में ज्यादा उगाया जाता है, इस चीज का भी आप ध्यान रखोगे। ये सारी चीजें हो जाने के बाद में कुछ हाइब्रिड वेराइटीज है जो कि आपके आम की उगाई जाती है, ठीक है। यहाँ से भी बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, कंपटीशन लेवल के भी क्वेश्चन बनते हैं, और साथ में आपके जो छोटी न्यू टाइप वाले क्वेश्चन है वो यहाँ से आते हैं। या मान लो जो है हाइब्रिड वेराइटीज के बारे में एक टिप्पणी पूछ ले आपको, तो वहां पर एग्जाम्पल्स के रूप में, ठीक है, वहां पर लिखने में भी काम में आते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से पढ़ना है। क्या क्या बातें हैं, देखो जो मल्लिका वेराइटी है, ठीक है, ये नीलम और दशहरी के संकरण से बनी है, ठीक है, यानी कि इनमें हाइब्रिडाइजेशन करवाया गया है, उसके बाद ये बनी है। हाई टीएसएस होने का मतलब है ये क्या है, मीठी है, ठीक है। हाई टीएसएस का सीधा सीधा मतलब क्या है कि ये क्या है, मीठी है, यानी कि अच्छी वेराइटी है, मीठापन इसमें ज्यादा होता है। गुड कलर, अच्छा कलर, और मॉडरेट कीपिंग क्वालिटी, यानी कि इसको जो है भंडारित हम कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए, जो है मध्यम टाइम के लिए इसको भंडारित कर सकते हैं। इसके बाद में आ जाता है आम्रपल्ली। जो आम्रपाली होता है इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको दशहरी और नीलम का क्या बोल रहे हैं, संकरण। अब आप कहोगे सर यहाँ भी हमने नीलम और दशहरी लिया, यहाँ भी दशहरी और नीलम लिया, तो बात तो एक ही हुई ना, बात एक नहीं हुई है, क्योंकि इनमें जो हम इस क्रॉस को आपको पता हो तो इसको हम रेसिप्रोकल क्रॉस बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है जब हम फीमेल को मेल के स्थान पे और मेल को फीमेल के स्थान पे रख के क्रॉस करवाते हैं तो उससे भी विभिन्नता आ जाती है, ठीक है, उससे भी क्या हो जाता है, प्लांट्स में विभिन्नता देखने को मिलती है। तो ये ध्यान रखना कि यहाँ पर जो ये नीलम है ये मेल के रूप में, यानी इसके पोलन्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और जो दशहरी है वो एक फीमेल के रूप में इस्तेमाल की जा रही है, यानी कि उसकी जो वर्तिका है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है फर्टिलाइजेशन के लिए, यानी कि इसका एग है, इसका अंडा है और इसके पोलन है। इस प्रकार से जो है इनका चेंज कर करके जब हम संकरण करवाते हैं तो उससे गुणों में विभिन्नता देखने को मिलती है, एक अलग वेराइटी बनती है। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना है, ऐसा नहीं करना है कि सर गलत लिखवा दिया, गलत नहीं है, ये सही है। यहाँ पर ध्यान देना है, रत्ना वेराइटी इंपोर्टेंट वेराइटी है, नीलम और अल्फांजो के क्रॉस से बनी हुई है। किसके क्रॉस से है दोस्तों, नीलम और अल्फांजो। अल्फांजो वही है जो अभी हम कह रहे थे कि गुजरात में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में इनमें ज्यादा हो रही थी और इसको हम एक्सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है, वही वाली अल्फांजो है। और देखो यहां पर ध्यान देना है, क्योंकि यहां पर एक चीज है, फ्री फ्रॉम स्पॉन्जी टिश्यू, क्योंकि जो अल्फांजो है इसमें यह समस्या पाई जाती है स्पॉन्जी टिश्यू वाली। ये होता क्या है, जब जो प्लांट है, जो आपका मैंगो है वो मान लो पक गया, अब या पका नहीं है, उससे पहले हम उसकी हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, पकने वाला है, उस टाइम पे जब हम उसको गिराते हैं तो मान लो आम नीचे आकर गिरता है ना, तो वो जो है डैमेज हो जाता है, उसकी वजह से उसके ऊपर काला काला सा एक धब्बा बन जाता है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं स्पॉन्जी टिश्यू, एक तरह से जो है पलपला हो जाना, सिंपल भाषा में हम कहें तो पलपला होकर वो काला काला सा धब्बा बन जाता है। ये जो समस्या है इस आम में पाई जाती थी, कौन से में, आपके अल्फांजो में। इसमें एक चीज और नोटिस करो दोस्तों, क्या चीज है कि इसमें जो है आपके रेशे नहीं थे, रेशे का मतलब फाइबर कम था, तो वो फाइबर कम होने की वजह से ही तो जो आपका ये गुद्दा है वो क्या हो जाता है, पिचक जाता है, और उसकी वजह से क्या देखने को मिलता है, स्पॉन्जी टिश्यू देखने को मिलता है। तो ये एक समस्या है किसमें, अल्फांजो में। इस समस्या को दूर करने के लिए नीलम से अल्फांजो का क्रॉस करवाया और रत्ना जो किस्म है उसका निर्माण हमने किया, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रख सकते हो। इसके बाद में आ जाता है सिंधु। सिंधु के लिए हम ये कहते हैं सीडलेस, ठीक है, या तो सीड होता ही नहीं है, या जो गुठली होती है वो बहुत छोटी पतली सी गुठली होती है, उसको ज्यादा प्रॉब्लम हमें होती नहीं है उसको हटाने में, ठीक है। तो ये जो सिंधु वेराइटी है ये रत्ना और अल्फांजो के क्रॉस से मिलकर बनी हुई है। कौन कौन सी दो वेराइटीज है, रत्ना और जो अल्फांजो है उसके क्रॉस से मिलकर बनी हुई है, और ये आपकी कौन सी वेराइटी है, सिंधु। इसकी खास विशेषता क्या है, इसको हम कहते हैं सीडलेस वेराइटी। क्या बोल रहे हैं, सीडलेस बोल सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं जो सीड होगा वो बहुत बारीक छोटा सा सीड होगा, जिसके वजह से हम इसको सीडलेस के बराबर ही मानते हैं। दूसरा है अर्का पुनित।
ये जो वेराइटी है आपकी, ये अल्फांजो और बंगनपल्ली, बंगनपल्ली को याद करो। देखे, बंगनपल्ली आपका आंध्र प्रदेश का फेमस आम है, ठीक है। किसका है दोस्तों? आंध्र प्रदेश का है। अब इस आंध्र प्रदेश के आम को हमने किसके साथ, अल्फांजो के साथ क्रॉस करवाया, तो हमें क्या मिला? अर्का पुनीत मिला। और इसकी खास बात क्या है? तो ये अट्रैक्टिव स्किन कलर वाला होता है, जो है दूर से ही देखने पर ऐसा लगता है कि वाह क्या आम है, यानी कि कलर बहुत अच्छा होता है इसका, तो वो चीज देखने को मिलती है। गुड सेल्फ लाइफ, यानी कि इसको लंबे समय तक हम स्टोर भी कर सकते हैं, ये जल्दी से खराब नहीं होता है। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। इसके बाद में आ जाते हैं, क्योंकि हाइब्रिड वेराइटीज आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है। मल्लिका की हमने बात की, नीलम और दशहरी के क्रॉस से बना हुआ है। आम्रपली की बात की तो ये जो है आपके दशहरी और नीलम से मिलकर बना हुआ है। इसके साथ में हम कहते हैं कि रत्ना जो है नीलम और अल्फांजो के क्रॉस से है, और सिंधु सीडलेस वेराइटी है रत्ना और अल्फांजो के क्रॉस से, और अर्का जो पुनीत है ये आपके क्या है, अल्फांजो और बंगनपल्ली के क्रॉस से मिलकर बनी हुई है। कैसे भी ट्रिक बना के कैसे भी याद कर लेना, लेकिन याद होनी चाहिए। एक दो जो ट्रिक मैं आपको बता सकता हूं वो इस प्रकार की है, जैसे कि हम ये कहते हैं, इसको हम ऐसे लिखते हैं RAS, ठीक है। रत्ना, अल्फांजो और इनके क्रॉस से कौन सी बन रही है? सिंधु बन रही है। इस प्रकार से जो है आप बना सकते हो। ये सारी वेराइटीज आपको क्या करनी है? याद करनी है। एक DNA, हाँ ये DNA होता है, DNA से भी याद होती है DNA। ये ट्रिक है, कैसे है? देखो, दशहरी, ये नीलम और अल्फांजो, ये आम्रपली, ये तीनों, ये दोनों के क्रॉस से ये जो A है इसका मतलब होता है आम्रपली, तो ये बनी है आपकी आम्रपाली भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये DNA के जो है ट्रिक से हम याद कर सकते हैं। एक इसमें जो है RNA के नाम से बता ही दिया मैंने, RNA के नाम से भी बनती है एक। यहाँ पर देखो, रत्ना, नीलम और अल्फांजो, RNA, तो एक तो DNA से याद हो जाएगी, एक RNA से याद हो जाएगी, और एक RAS से याद कर लेना, ठीक है, RAS से। इस प्रकार से तीनों की ट्रिक जो है आप इनकी तो ध्यान रख लेना, बाकी इनकी खुद आप ट्रिक बना लेना कोई सी भी जो है मैनेज करके आपके हिसाब से। बाकी तीन मैंने बताई दी है, बाकी ये दो ही बची है अब तो में इंपॉर्टेंट, तो मल्लिका है और एक अर्का पुनीत है, इन दोनों को याद कर लेना, बाकी इन तीनों की ट्रिक मैंने आपको बता दी है। अब चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। प्रोपोगेशन, देखो जब हम प्रत्येक फल वृक्ष की बात करेंगे, क्योंकि फल वृक्षों में ऐसा नहीं है कि मान लो बीज बन गया, उसको हमने जो है बो दिया और नया पौधा तैयार हो गया, ऐसा होता नहीं है, इतना इजी है नहीं, ठीक है। जैसे हम जो आम है इसके लिए हम ये कहते हैं कि मान लो 4 से 5 या 6 से 7 जो आपके वीक है, सप्ते हैं, वो निकल जाए तो फिर आम की जो गुठली होती है वो उगने लायक नहीं रहती है, वो खराब हो जाती है, ठीक है, ऐसा कहा जाता है, यानी कि उसको तुरंत उगाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये कहते हैं कि जो प्रोपोगेशन होता है वो काफी सेंसिटिव चीज है फल वृक्षों के लिए, क्योंकि एक तो ये होता है कि हमें क्या है, एक ही प्रकार की किस्म बनानी है। मान लो एक पौधा है हमारे पास और वो बहुत अच्छा उत्पादन दे रहा है, अब उसी पौधे से हमें क्या करने हैं, नए पौधे तैयार करने हैं, ठीक है। तो बीज द्वारा तैयार करते हैं तो क्योंकि परपरागण हो जाता है और नए गुण आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो वेराइटी मेंटेन नहीं रहती है, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि वो वेराइटी मेंटेन रहे, इसके लिए हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करवाते हैं। कई प्रकार के वेजिटेटिव मेथड जो वानस्पतिक प्रवर्धन के विधियां हैं उनका हम इस्तेमाल करते हैं, और ये फल वृक्षों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि कई प्रकार के फल वृक्ष ऐसे हैं जिनमें जो है बीज बनते ही नहीं है, या बन रहे हैं तो वो उत्पादन में काम में ही नहीं आते हैं, नए पौधों का उत्पादन करते ही नहीं है, ठीक है। तो उनके लिए फिर वेजिटेटिव या वानस्पतिक जो आपका प्रवर्धन है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर हम स्टार्ट करते हैं। मैंगो पहली बात तो एक विषम युग्मजीय और क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप है, इन शब्दों को समझो। विषम युग्मजीय, वैसे हम ये कहते हैं ये जेनेटिक्स के शब्द है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी हम समझ लेते हैं। विषम युग्मजीय का मतलब ये होता है, मान लो हम यदि उसमें बात करें, मटर में बात करें, तो ये आपका विषम युग्मजीय का एग्जाम्पल है, ठीक है। यानी कि इसके जो दोनों एलील होंगे वो आपके क्या होंगे, अलग अलग होंगे, ठीक है। तो ये विषम युग्मजीय, तो इसमें जितने भी लक्षण पाए जाते हैं वो अधिकतर क्या होते हैं, विषम युग्मजीय होते हैं। क्यों होते हैं? इसका कारण है क्रॉस पोलिनेशन, क्योंकि आम में क्या होता है, क्रॉस पोलिनेशन ज्यादा होता है, और वो आपके जो घरेलू मक्खी है उसके द्वारा होता है। किसके द्वारा हो रहा है दोस्तों? घरेलू मक्खी के द्वारा क्रॉस पोलिनेशन इसमें किया जा रहा है,
ठीक है, ये चीज देखने को मिलती है, जिसकी वजह से गुणों में जो विभिन्नता है वो आम में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। तभी तो हम कह रहे हैं कि आम की लगभग 1000 वेराइटीज है देश में, ठीक है। 1000 किस्में होने का मतलब है कि आम लगातार अपने आप में विभिन्नता करता जा रहा है, क्योंकि परपरागण हो रहा है, विभिन्नता होती जा रही है, तो नई नई वेराइटीज बनती जा रही है। उनमें से हम 20 को जो है अच्छी मानते हैं और अच्छे से उनको उगाते हैं, तो वो किस्में आपके यहाँ पर आने वाली है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में इन दोनों शब्दों को समझने के बाद में आ जाओ, देखो आम में 2 प्रकार की वेराइटीज पाई जाती है। कैसे पाई जाती है? एक तो ये होती है कि जिसको हम कहते हैं पॉली एम्ब्रियोनिक, ठीक है, और दूसरी होती है मोनो एम्ब्रियोनिक। दोनों क्या क्या है, दोनों को समझने की कोशिश करते हैं। ये मान लो आपके ये है एक गुठली है जिसको हम कह रहे हैं सीड, ठीक है, हमारी क्या है, ये गुठली है। अब इस गुठली को हमने लगाया मिट्टी में, ठीक है, मिट्टी में लगा दिया। अब इसमें से या तो एक पौधा निकलेगा, यदि एक ही पौधा बनता है, एक गुठली से एक ही पौधा बन रहा है, इसका मतलब वो मोनो एम्ब्रियोनिक है, वेराइटी है, ठीक है, यानी कि उसमें सिर्फ एक ही एम्ब्रियो है और उससे एक ही हम क्या बना पा रहे हैं, पौधा बना पा रहे हैं, ठीक है। दूसरी तरफ जो कुछ वेराइटीज है जो साउथ इंडिया में ज्यादा पाई जाती है, ठीक है, कहां पर, साउथ इंडिया में। इन वेराइटीज की ये खास बात है कि एक ही गुठली से ये 4-5 पौधे एक साथ निकलते हैं और उन पौधों को हम अलग करके नए पौधे भी बना सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, एक ही गुठली से 4-5 पौधे एक साथ निकलते हैं और उनको हम अलग करके क्या बना सकते हैं, नए पौधे भी बना सकते हैं। इस चीज को हम कहते हैं पॉली एम्ब्रियोनिक। हाँ जी सर, कौन से सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो आज? यही सर हॉर्टिकल्चर चल रही है। हॉर्टिकल्चर सेकेंड ईयर में? हाँ जी, सेकेंड। देखो साथियों, आपको जैसे क्रॉप्स वाली अब की बार अपन बात करें तो 3 सब्जेक्ट है। एक हॉर्टिकल्चर 221 सर, जिसमें कौन सी है, ऑर्नामेंटल क्रॉप्स है। इसके अलावा एक आपके है एग्रोनॉमी की क्रॉप्स वाली, जिसमें आपके फील्ड क्रॉप्स है और वो है आपकी रबी क्रॉप्स, ठीक है। अब इन क्रॉप्स में ज्यादातर क्या करते हैं, पूरी चीजों को रटते हैं कि सारी चीजें, इसमें बुआई का मेथड कौन सा होता है, सारी चीजें जैसे कि उसमें खाद उर्वरक है, वो चीजें रटने लग जाएंगे। अब वो याद हो नहीं पाती है, बस उनमें उलझे रहते हैं, ठीक है। तो जो सर आपको जैसे कि समझा रहे हैं, मोनो एम्ब्रियोइक है, इसके साथ में ही पॉली है। अब इसमें जो भ्रूणीय है वो किस में कौन सी होती है और एकल वाली कौन सी होती है, वो सारी चीजें। अब वहां पर जैसे आपके कंपटीशन की भी अपन बात करें ना, तो आजकल सर वो क्वेश्चन डायरेक्ट जैसे सीड रेट वाला, वो आजकल हर कोई रट लेता है, वो नहीं आते। आपको पूछेगा कि मोनो एम्ब्रियोनिक क्या होता है, ठीक है, डीपली क्वेश्चन आने लगे हैं। और उसका भी पूछेगा कि ये कथन सही है, इसके बारे में दे देगा, या तो गलत दे देगा या सही दे देगा कि ये सही है या गलत है, ठीक है। या रूट स्टॉक क्या होता है, साइन क्या होता है, रूट स्टॉक क्या होता है, साइन क्या होता है। अब आप में से ही बहुत सारे साथी नहीं बता पाएंगे। अब ये नहीं पूछेगा कि आम में कौन सा रूट स्टॉक ज्यादातर काम में लेते हैं प्रवर्धन के लिए, वो चीज ना पूछकर आपको ज्यादातर किसके बारे में पूछेंगे कि रूट स्टॉक क्या होता है, साइन क्या होता है, कौन से पौधे से ये लिए जाते हैं, ठीक है। तो रटना कम करना है। जो आपको सर कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहे हैं उनको अच्छे से आप नोट डाउन करो, कम पढ़ लो, पर जो पढ़ा है वो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। ज्यादातर स्टूडेंट्स के कमेंट आते रहते हैं व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर कि सर जो हम फसलें पढ़े तो उन फसलों को कैसे पढ़े। बेटा यहाँ पर पढ़ा रहे हैं ना, वो आपको 100% सटीक पढ़ा रहे हैं, सारी चीजें एक्यूरेसी के साथ में। बीएससी एग्रीकल्चर के साथ साथ में कंपटीशन का भी आप तैयार कर सकते हो, ठीक है। तो रटना कम है और समझना ज्यादा है। और ऐसे नहीं कि सर हम जो बीज दर है उसको कैसे समझे, उसको भी आप समझ सकते हो। जैसे आप वैसे सर ज्यादातर तो आपको बता देते हैं, जैसे आम की बीज दर है, अब उसको रिलेट करेंगे अन्य जो फ्रूट्स है उनसे रिलेट करके बताएंगे कि आम की बीज दर ये है और उनकी बीज दर ये है, ठीक है। तो 10-11 क्वेश्चन है अपने इंपॉर्टेंट, उनमें आपस में आप रिलेशन करके याद कर सकते हो। इसके साथ में कि सर हम बीएससी एग्रीकल्चर में जब एग्जाम देंगे तो उस टाइम क्या करेंगे, उस टाइम हम हैं आपके लिए, ठीक है। हमारे ऊपर छोड़ दो वो कि बीएससी एग्रीकल्चर में आपको किस प्रकार से लिखना है। जैसे कि जो पुराने विद्यार्थी हैं उनको पता है एग्रोनॉमी 221 में पढ़ने, जो 211 थी खरीफ क्रॉप्स वाली, उनमें अच्छे प्रकार से बता दिए थे, ठीक है। तो इसमें भी अच्छे से बता देंगे। आने का रीजन और बीच में आपको समझाने का रीजन यही है, आप अच्छे से नोट्स बनाओ। इसके साथ में जो समझ में नहीं आता है, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, मोबाइल नंबर यहाँ पर आते रहते हैं,
ठीक है। पीडीएफ में मोबाइल नंबर आते रहते हैं, उन पर आप मैसेज कर देना, ठीक है। लापरवाही बिल्कुल ना आपको करनी है, ना हम करेंगे, ठीक है। बढ़िया तरीके से आराम से एक्यूरेसी के साथ में नोट्स बनाओ, एक्यूरेसी के साथ में पढ़ो। कुछ भी डाउट आता है इन नंबरों पर आप मैसेज कर सकते हो। और बाकी अगर साथ में कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हो, यहां से भी क्लियर हो रहा है, और बाकी अपने यूट्यूब वगैरह पर भी क्लासेस चल रही है, जैसे कि जनरल एमसीक्यू की है, उसमें हॉर्टिकल्चर के भी आते हैं, एग्रोनॉमी के भी आते हैं, सॉइल साइंस के भी आते हैं, ठीक है। और अगर आपकी इच्छा है कि सर हमारे को लाइव सेशन रखो, और जैसे कि ज्यादातर विद्यार्थी एक टाइम पर नहीं जुड़ पाते हैं, ठीक है, तो शाम का लाइव सेशन भी अपन रख लेंगे, और उसमें आपको गाइड कर देंगे कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या नहीं आ रही है, ठीक है। तो शाम का अपन टाइम रख देंगे, अच्छे से क्लासेस को लेते रहो, साथ में नोट्स बनाते रहो। कुछ भी डाउट आता है व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, सर आपको रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। और बाकी सर पढ़ाते रहो और अच्छे से गाइड करते रहो। जी सर, थैंक यू सर। चलो जी, फिर बात करते हैं, ठीक है। तो ये कमलेश जी सर खबर लेते रहते हैं भाई, आपकी भी और मेरी भी, दोनों की, ठीक है। तो ये वो कोई बात नहीं है, ठीक है, संभालते रहते हैं भाई, जरूरी भी है ना। ये हम बात कर रहे थे, टॉपिक पर वापस आते हैं। मैं कह रहा था कि जो आपके मैंगो है उसमें दो प्रकार की चीजें हैं, जो गुठलियां हैं नॉर्मली, उन्हीं की हम बात कर लेते हैं। प्रोपोगेशन दो प्रकार से होता है। एक तो जो उत्तर वाली वेराइटीज है, अब आप कहोगे सर उत्तर में कौन कौन सी, तो अभी हमने बात की थी, जैसे उत्तर प्रदेश था, उसकी बात करें तो उसमें जो वेराइटीज लगाई जा रही है, जो आपका केसर वेराइटी है जिसको हम गुजरात में लगा रहे थे, तो ये यहाँ की इंपॉर्टेंट वेराइटीज है। तो यहाँ की जो वेराइटीज है, इनमें मुख्य रूप से आपको मोनो एम्ब्रियोनिक नेचर देखने को मिलेगा, यानी कि इनमें एक गुठली से एक ही पौधा बनेगा, ठीक है। जहां पर हम ये बात करें कि जो आपके दक्षिण में पाई जाने वाली जो वेराइटीज है, वो कैसी रहेगी, वो आपके जो है पोली एम्ब्रियोनिक, जिनको हम बहुभूर्णीय कह रहे हैं। अब भूर्ण ज्यादा है, इसका मतलब पौधे भी ज्यादा बनेंगे, तो वो पौधे आपके ट्रू टू टाइप रहेंगे, यानी कि एक जैसे रहेंगे सारे। ऐसा नहीं है कि उनमें लक्षण अलग अलग आ जाएंगे, वो एक ही बीज से बने हुए हैं, तो एक जैसे पौधे रहने वाले हैं। दक्षिण में पाई जाने वाली जो वेराइटीज है, उनमें ये लक्षण देखने को मिलता है। अब आप कहोगे सर दक्षिण में कौन सी थी, तो याद करो, मैंने आंध्र प्रदेश में बंगनपल्ली आपको बताया था, वो इसका अच्छा उदाहरण है, ठीक है। और आप जो है दक्षिण में, अभी हम वेराइटीज की और बात करेंगे, उसमें हम बता देंगे। यहां पर हम आगे चलते हैं। ये दोनों चीजें आपके बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई होगी, वानस्पतिक प्रवर्धन में इनको यूज किया जाता है। इसके बाद में बात करते हैं रूट स्टॉक की। देखो, जब हम पहली क्लास कर रहे थे, उसमें एक टॉपिक आपके आया हुआ था, जैसे आपके फ्रूट क्रॉप हैं, उनका इंपॉर्टेंस तो था ही, साथ में प्लांटेशन क्रॉप का इंपॉर्टेंस भी था, लेकिन एक इंपॉर्टेंस ये भी था कि रूट स्टॉक का इंपॉर्टेंस बताइए, ठीक है। तो वहां पर मैंने बात की थी कि रूट स्टॉक आपका जड़ वाला क्षेत्र होता है, ठीक है। जड़ वाला जो भाग होता है पौधे का, उसको हम रूट स्टॉक कहते हैं। और इसके ऊपर मान लो कोई दूसरा पौधा हमने लगा दिया यहां से, तो इसको हम साइन कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, साइन बोलते हैं। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, रूट स्टॉक हो गए, साइन हो गए, इनको है ना थोड़ा इंग्लिश में ही पढ़ लिया करो, ठीक है। इनको हिंदी में ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्यादा हिंदी में ट्रांसलेट करोगे ना, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही आने लगे हैं आजकल, रूट स्टॉक क्या है, सब जानने लगे हैं रूट स्टॉक क्या है। तो हर चीज को हिंदी में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, कुछ चीजों को आप इंग्लिश में भी, क्योंकि कॉमन शब्द यूज लिए जाते हैं, ठीक है। मान लो कोई मेरा साथी है, आपसे कभी मिल रहा था और आपको पूछ लिया कि रूट स्टॉक क्या होता है, ठीक है, तो आप कहोगे सर मुझे तो इंग्लिश आती ही नहीं है, रूट स्टॉक तो इंग्लिश का शब्द है, इसको हिंदी में बताओ। तो फिर मान लो मुझे ही हिंदी में नहीं आता है, तो मैं आपको कैसे बताऊं कि हिंदी, अरे भाई रूट स्टॉक को रूट स्टॉक ही कहते हैं, ठीक है। तो कुछ चीजें हैं जिनको आप इंग्लिश में याद कर लो तो बेहतर होगा, ठीक है। हालांकि हिंदी भी आप उनकी देख सकते हो, लेकिन इंग्लिश में याद रखो, कॉमन चीजों को इंग्लिश में ही पूछा जाता है। यहाँ पर बात करते हैं, आम का प्रवर्धन आम के रूट स्टॉक पर किया जाता है, ठीक है। इसके बाद में बीजों को निकालने के लिए 4 से सप्ताह के भीतर बो देना चाहिए। अभी मैं कह रहा था ना कि बीजों की जो अंकुरण क्षमता होती है वो जल्दी नष्ट हो जाती है, जिसे 4 से 5 सप्ताहों में इनको बो देना चाहिए। बेसिक बातें हैं, जैविक खाद, लाल मिट्टी, रेत का मिश्रण तैयार करके उठी हुई क्यारियां हमें बनानी चाहिए। जब हम वो जो लगाते हैं ना, ये जिसको हम कह रहे हैं बेड़ लगाना, तो उस बेड़ में ये सावधानियां हम रखते हैं। अंकुरण के 3 से 4 सप्ताह में पत्तियां हरी हो जाती है और अंकुरण पौधों को लाल मिट्टी, रेत और जैविक खाद से भरे पॉलीथीन बैग में प्रत्यारोपित कर दिया जाता है, इनको ट्रांसफर कर देंगे। उसके बाद में नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का उपयोग से पौधों की वृद्धि तेज हो जाती है। नाइट्रोजन तो वृद्धि को बढ़ाते ही हैं, तो वो बेसिक बातें हैं। इसके बाद में प्रोपोगेशन के कुछ मेथड्स है, जैसे कि आपके ग्राफ्टिंग का पहला मेथड है इनआर्चिंग, इसको हम सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं, अधिकतर प्रचलित विधि है, ठीक है।
करते क्या है, ये बड़ी आकार की पौध सामग्री प्राप्त करने के लिए उपयोग की जाती है। इसकी सफलता 95% होती है। ठीक है, तो इनार्चिंग एक तरह की ग्राफ्टिंग होती है। जैसे मान लो ये रूट स्टॉक है, ठीक है, ये क्या है, रूट स्टॉक है। अब इस पे क्या करते हैं, जो कच्ची कलिका है वो दूसरे पौधे की लाकर जोड़ देते हैं। ठीक है, दूसरे पौधे की कच्ची कलिका लाकर हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो ये आपके इनार्चिंग होती है और ये इस्तेमाल की जाती है। इसी प्रकार वीनियर ग्राफ्टिंग, साइड ग्राफ्टिंग होती है। ठीक है, ये भी आपके, इसमें हम क्या करते हैं, ऐसे साइड में लगाते हैं तने को। ठीक है, ऐसे साइड में जोड़ देते हैं, वी आकार का एक कटान लगाकर उसमें साइड में तना जोड़ देते हैं। इससे क्या हो जाता है, यहाँ से तना जो है इसको यहाँ से काट देंगे बाद में, तो ये मुख्य तना बन जाएगा और ये सीधा हो जाएगा धीरे धीरे। ऐसा नहीं है कि सर ये तो टेढ़ा रह गया, ये बाद में टेढ़ा ही रह जाएगा, पौधा गिर जाएगा, ऐसा नहीं होता है। टाइम के साथ में पौधा अपने आप को बैलेंस कर लेता है। ठीक है, पौधा अपने आप को सीधा कर लेता है, ऑटोमेटिक ही ये चीज है ना, बिल्कुल सीधी हो जाएगी और तना भी सीधा हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। इस प्रकार से विनियर ग्राफ्टिंग की जाती है। एपिकोटाइल या स्टोन ग्राफ्टिंग, ये भी एक तरह की ग्राफ्टिंग का ही प्रकार है, जो महाराष्ट्र के कोकण रीजन में ज्यादा, अब यहाँ से क्वेश्चन जो है कंपटीशन लेवल के बनते हैं कि कोकण क्षेत्र जो महाराष्ट्र का है वहां पर आम में कौन से प्रवर्धन की विधि काम में ली जाती है। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि एपिकोटाइल या स्टोन जो ग्राफ्टिंग है उसको हम महाराष्ट्र के कोकण क्षेत्र में इस्तेमाल करते हैं। 8 से 15 दिन का जो ओल्ड जर्मिनेटेड सीडलिंग है उसको हम ग्राफ्टिंग के रूप में काम में लेते हैं। ये कुछ बेसिक बातें हैं जो ग्राफ्टिंग में आपको ध्यान रखनी है, प्रोपोगेशन में आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में ट्रेनिंग और प्रूनिंग। ट्रेनिंग के लिए मैंने ये कहा था कि जो हम कहते हैं पौधे का प्रशिक्षण का मतलब होता है पौधे का आकार को डिफाइन करना, कि एक हम ऐसा पौधा बनाना चाहते हैं जो बिल्कुल सीधा बढ़ता रहे, एक पौधा हम ऐसा चाहते हैं कि ऊपर से उसको काट दे, उसमें फैलाव ज्यादा हो। ठीक है, तो जैसा हम चाहते हैं उस हिसाब से हम क्या करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं। ट्रेनिंग के अलग अलग मेथड होते हैं, आपको पता हो तो, जो सेंटर मॉडिफाई सिस्टम होता है, ठीक है, इसके अलावा ओपन सिस्टम होता है, अलग अलग होते हैं सारे, तो वो बात है। यहाँ पर जो शाखाएं हैं उनको हम रिमूव करते हैं, कल्चरल प्रैक्टिसेस करते हैं, उसको हम प्रूनिंग बोल देते हैं। मान लो कोई डिजीज से ग्रसित शाखा है उसको हटा दो, कोई बेकार शाखा है जिसपे मान लो फल नहीं लगेंगे उसको हटा दो, या कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें क्या करना पड़ता है, हमेशा कटाई करती रहनी पड़ती है, क्योंकि नई शाखाओं पर ही क्या मिलते हैं, हमें जो है आपके ये मिलते हैं, फल मिलते हैं। ठीक है, तो पुरानी शाखाओं को हम काटते रहते हैं। जैसे बेर हो गया, बेर में नई शाखाओं पर ही बेर लगते हैं, तो पुरानी शाखाओं को हम काट देते हैं। तो ये चीज देखने को मिलती है। खाद और मेन्यूर के लिए मैंने कहा था कि हम दोबारा से बात करेंगे। ये प्रत्येक गड्ढे के हिसाब से है 1 साल के लिए। जब पौधा 1 से लेकर 10 साल का रहेगा तब 73 ग्राम 18 ग्राम जो है 68 ग्राम क्या डालेंगे, नाइट्रोजन। एक गड्ढे की बात हो रही है इसलिए कम मात्रा में डाल रहे हैं। इसके बाद में आ जाता है जैसे ही 10 साल से ऊपर का पौधा होगा तो उसमें नाइट्रोजन की मात्रा हम बढ़ा देंगे। ठीक है, और 2 अलग अलग टुकड़ों में तोड़कर एक बार जून जुलाई में डालेंगे और एक बार सितंबर अक्टूबर में डाल देंगे। ठीक है, गड्ढे में। तो वो चीज होती है, स्टार्टिंग में कम रखते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, और बाद में इसकी मात्रा बढ़ा देते हैं। तो ये चीज है, ये आप जो है इसमें ये चीजें। जिंक डिफिशियंसी होती है इसलिए जिंक सल्फेट का यूज कर लेते हैं। बोरोन की भी कमी होती है जिससे फल फट जाते हैं। ठीक है, फ्रूट का जो है या तो लगते ही नहीं है या लग जाते हैं तो वो जल्दी से फट जाते हैं, इसके लिए बोरेक्स मिला सकते हैं। मैग्नीज की कमी को दूर करने के लिए मैग्नीज सल्फेट मिला सकते हैं। ठीक है, ब्लूमिंग के बाद भी, फल के जो है आकार आ जाने के बाद की बात है, ये चीज देखने को मिलती है। इसके बाद में ऑर्गेनिक मैन्योर एंड फर्टिलाइजर टाइमिंग, वो टाइमिंग हम इस हिसाब से देखते हैं कि स्टार्टिंग से लास्ट में, हार्वेस्टिंग के टाइम पे या फ्लावरिंग के टाइम पे, उस टाइम पे कौन कौन सी चीजें कब काम में लेंगे, ये बेसिक बातें होती है। अब यहां से ध्यान देना है, कुछ इंपॉर्टेंट जो है आपके रोग होते हैं या कुछ इंपॉर्टेंट कीट होते हैं जो कि आम को प्रभावित करते हैं। ठीक है, उन्हीं की हम चर्चा करते हैं। अल्टरनेट बियरिंग होता क्या है, कभी कभी ये उत्तर में ज्यादा होता है। उत्तर का मतलब हो गया भारत का जो नॉर्थ रीजन है, जिसमें हम गुजरात की बात कर रहे थे, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे, मध्य प्रदेश या जो है आपका बिहार की बात कर रहे थे। इस रीजन में क्या होता है कि 1 साल फल लगते हैं और 1 साल फल नहीं लगते हैं। कुछ वेराइटी जैसे होती है, ठीक है, उनमें 1 साल फल लगेंगे, 1 साल नहीं लगेंगे। इसको हम कहते हैं अल्टरनेट बियरिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है, कुछ किस्मों में हर साल फल नहीं लगते हैं, 1-1 साल के बाद में लगते हैं। तो इसको हम बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, जो आपका ये है
जिसको हम कहते हैं पेक्लोब्यूट्राजोल, ठीक है, इसको हम उसमें भी काम में ले रहे थे, ऑफ सीजन में भी, ठीक है, इसको हम ऑफ सीजन में भी काम में ले रहे थे। 5 से लेकर 10 ग्राम पर ट्री के हिसाब से हम इसको डालते हैं। ये क्या करता है, फूल और जो फल है उनको लाने के लिए पौधे को उत्साहित करता है, पौधे को जो है प्रमोट करता है। दूसरा है मैंगो माल फॉर्मेशन। देखो माल फॉर्मेशन का मतलब होता है गुच्छा मुच्छा, सामान्य भाषा में गुच्छा मुच्छा। यदि वो फूल आ रहे थे और फूल गुच्छे मुच्छे हो गए, फूल का क्या हो गया, माथा बंद गया, सामान्य भाषा में हम कहे तो उस टाइम पे जो है फ्लावर माल फॉर्मेशन हो गया। और यदि पत्तियां सिकुड़ चुकी है, पत्तियों का जो है माथा बंद चुका है, उसको हम कहते हैं आपके वेजिटेटिव माल फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये वेजिटेटिव माल फॉर्मेशन होता है, ये फ्लोरल माल फॉर्मेशन होता है। इसमें दोनों में ही आपके प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। एक में पौधे की ग्रोथ नहीं होगी, एक में पौधे में वो नहीं लगेंगे, फल नहीं लगेंगे, और लगेंगे भी तो छोटे छोटे रह जाएंगे, ठीक है। ये चीज देखने को मिलती है। समाधान क्या है, तो NaA, जिसको हम नेप्थलिक एसिटिक एसिड, एक तरह का ऑक्सीन होता है, ठीक है। क्या होता है, एक तरह का ऑक्सीन होता है, इसका छिड़काव करते हैं और 200 ppm का जो है हम घोल बनाकर इसका छिड़काव कर लेते हैं। एक होता है ब्लैक टिप। ब्लैक टिप किसकी वजह से होता है, तो ये पूछा जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये तीनों ही गैसें कहां से निकलती है, तो जो आपके ईंटों के भट्टे होते हैं वहां से निकलती है, या कोई कारखाना होता है जिसमें कोई इस प्रकार का काम चल रहा होता है, जलने का इस प्रकार का, तो वहां से निकलते हैं। और ये क्या करते हैं, यदि आसपास में 600 मीटर के आसपास में, मतलब आधा किलोमीटर से थोड़ा सा ज्यादा आसपास में यदि कोई आम का पौधा हुआ या आम का कोई बाग हुआ, तो उसमें आम के पौधों को काला कर देते हैं, ठीक है। उसको हम ब्लैक टिप, जो ब्लैक टिप रोग है, यानी कि आम काला हो जाता है, पौधे नहीं, आम ही खुद काला हो जाता है। समाधान क्या है, तो बोरेक्स का, इनका हम डेली इंटरवल पर क्या करते रहते हैं, छिड़काव करते रहते हैं, ठीक है। भट्टों से इनसे थोड़ा सा दूर रखते हैं, जो ईंट के भट्टे होते हैं ना, उनसे दूर रखते हैं। क्लस्टरिंग या झुमका बन जाना, ये क्या होता है, कभी कभी जो है आपके नॉर्मली आपने टमाटर में, मिर्च में, इनमें भी देखा होगा, जो माथा बंधना या जिसको हम कहते हैं गुच्छा हो जाना, वो चीज देखने को मिलती है, ये आम में भी होती है, ठीक है। कारण क्या है, तो जो है आपका लो टेम्परेचर इसका कारण हो सकता है। सॉल्यूशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो ऑप्टिमम टेम्परेचर के टाइम पे हम मेंटेन रखें, या उसी टाइम पे लगाए कि ऑप्टिमम टेम्परेचर सीड आते समय या फ्रूट आते समय मिलता रहे पौधे को। ये स्पॉन्जी टिश्यू, इसके लिए मैंने कहा था आपको कि स्पॉन्जी टिश्यू जो होता है वो आपके अल्फांजो, किसमें, अल्फांजो वेराइटी में देखने को मिलता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। फल बाहर से सामान्य दिखता है, लेकिन अंदर से पीले खट्टे व स्पॉन्जी धब्बे बन जाते हैं, ठीक है। क्योंकि फल गिरता है ना, तो फल गिरता है, उसकी वजह से वो पिलपिले से हो जाते हैं, अंदर से जो है स्पॉन्जी हो जाते हैं, ठीक है। वो चीज दिखाई देती है, इसको हम स्पॉन्जी टिश्यू के रूप में जानते हैं। उच्च तापमान, अधिक धूप के संपर्क में पकड़ने वाले एंजाइम निष्क्रिय हो जाते हैं, पकने वाले जो एंजाइम है वो निष्क्रिय हो जाते हैं, तो सही ढंग से पकता नहीं है। मल्चिंग और घास की खेती से इसका प्रभाव कम हो जाता है। रत्ना और कपुनी जैसी किस्में उगाने से यह समस्या दूर रहती है। आम को पूरी तरह से पकने से पहले 3 से 4 जो है भाई, लगभग मान लो 3/4 भाग आम का पक चुका है, ठीक है। उसी अवस्था में टोटल नहीं पकने देना है, यानी कि 1/4 भाग पकना ही नहीं देना है, टोटल नहीं पकने देना है। उससे पहले ही हमें क्या करना है, तोड़ लेना है, तो तोड़ने से समस्या कम हो जाती है। इस अवस्था पर हम तोड़ सकते हैं पकने से पहले। फ्रूट ड्रॉप, फलों का गिर जाना, ठीक है, यह सामान्य लक्षण है। इसके बाद में बात करते हैं इंसेक्ट और डिजीज की। वो डिजीज तो हम बात कर ही ली, डिजीज की हमने बात कर ही ली, इंसेक्ट की हम बात कर लेते हैं। देखो इंसेक्ट में एक तो होता है मैंगो हॉपर, ये क्या करता है, तो ये रस चूसकर फलों को क्या कर देता है, प्रभावित करता है। जो फल है उसके ऊपर जाकर बैठ जाएगा और रस चूसेगा, ठीक है। इसको भगाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कार्बोरिल काम में ले सकते हैं, या फासोलोन जो है, दोनों का स्प्रे हम कर सकते हैं 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से घोल बनाकर। दूसरा है नट विविल, यानी कि ये क्या करता है, फल के अंदर अंडे देकर उसे खराब कर देता है, ठीक है। इसकी सफाई के लिए हम फेंथियोल 0.1% क्या करते हैं, छिड़काव करते हैं। स्टेम बोरर, यानी कि तने में छेद कर देता है, तने में छेद करके पेड़ को कमजोर कर देता है। इसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मोनोक्रोटोफॉस, कार्बोफ्यूरान, ये दोनों मिलाकर हम क्या करेंगे, इन दोनों को मिलाकर हम जो है होल में डालकर कीचड़ से बंद कर देते हैं, यानी कि जहां से ये घुसता हुआ नजर आया है, क्योंकि ये क्या है, सूट बोरर है, यानी कि स्टेम बोरर है, तो स्टेम के अंदर घुसेगा,
तने के अंदर घुसेगा, तो जहां से ये घुसता हुआ नजर आता है उस होल पर ये दोनों जो पेस्ट है वो ठूस कर ऊपर से क्या करते हैं, जो कीचड़ है या गोबर है उससे बंद कर देते हैं होल को, फिर वो अंदर ही अंदर मर जाता है। ठीक है, ये चीज होती है। फ्रूट फ्लाई एक और कीट है जो क्या करता है, पौधों के जो आपके फल होते हैं उनको सड़ा देता है, फल के अंदर जाकर अंडे देते हैं या इन्फेक्शन से फलों को सड़ा देते हैं। तो इनके प्यूपा को नष्ट करना है खेत की जुताई करके, पहली बात तो। और दूसरा मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप का इस्तेमाल करना है। ठीक है, ट्रैप क्या होते हैं, एक तरह से पकड़ने वाले होते हैं, ये जो है स्मेल ऐसी करते हैं जिससे कीट आकर्षित होते हैं और वहां पर हम कीटों को पकड़ लेते हैं। कलेक्ट द ब्यूरी एंड फेलन फ्रूट्स, यानी कि हम गिरे हुए फलों को इकट्ठा करके गहरा दबा देते हैं, जो मान लो जिनमें इन्फेक्शन हो चुका था उन फलों को हम इकट्ठा करके मिट्टी में दबा देते हैं, जिससे वो जो कीट है वो आगे नहीं बढ़ता है। ये चीज आपको देखने को मिलती है और यहाँ पर आपका आम क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। आम में किसी प्रकार का कोई टॉपिक नहीं रहा है। अब प्रत्येक जो आपका फल वृक्ष है इसमें हम इसी प्रकार से यही सारे पॉइंट्स डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे और आपको कैसे लिख के आना है ये बात भी आपको समझ में ऑटोमेटिक ही आ जाएगी, क्योंकि सारी चीजें हम उसी हिसाब से करवाएंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।